अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों के पुरजोर असरार पर डिज़ास्टर ऑफ एमडी कैट बाई पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन के पार्ट 2 के साथ हाजिर हूँ। इसमें कुछ कानूनी नुकात पर बात होगी जो बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं उस पर उनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। तो इससे पहले कि हम उन लीगल पॉइंट्स को उठाएं, आपको अंदाज़ा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक काम नहीं कर रहे। तो ये वीडियो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक या वकला तक जो मुकदमात लड़ रहे हैं ना पहुँचे। तो इसलिए आपको ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करनी पड़ेगी ताकि जो लोग कानूनी नुकात उठा रहे हैं, मुकदमात लड़ रहे हैं, पिटिशनर हैं या वकला हैं जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन के अगेंस्ट तलबा के हक में हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए। मुझे ये कहने में भी कोई आर नहीं है कि अगर कोई वकील साहबान या पिटिशनर रब्ता करेंगे तो मैं उनको इससे भी ज़्यादा लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करनी होगी। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको ये वीडियो मिल भी जाए टाइम सर, और वो आगे अगर उन्हें बेल आइकन दबाया होगा टाइम सर मिल जाएगी और वो आगे शेयर भी कर सकेंगे। मैं इस वीडियो में एमडी कैट की मेरिट, ट्रांसपेरेंसी और उसकी क्रेडिबिलिटी या उसमें कोई करप्शन है उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर इलाक किया है और ये बात ज़बान बदेआम है कि जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें काफ़ी कुछ उसके पॉइंट्स बताए भी हैं। तो लीगल मौजू पे जाने के लिए मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि कितने कोर्ट्स में ये मुकदमात चल रहे हैं और कौन कौन वकला हैं और उन्होंने कौन कौन से कानूनी पॉइंट उठाए हैं। ये जानना एमडी कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछले साल भी जब एमडी कैट का केस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से जीत लिया था और शादियाने बजाए थे, तो मैंने कहा था कि वकला ने तैयारी ही नहीं की और उन्हें लीगल पॉइंट्स जो लॉ में दिए हुए थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वो उन्हें उठाए नहीं। अगर वो किसी कोर्ट के पास ये पॉइंट्स ले जाएंगे तो वो कभी भी ये रिट खारिज ना करते, और वही हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने वो पॉइंट्स उठाए। जहां पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लोगों ने बताया कि जी हमें लाहौर हाई कोर्ट इजाज़त दे दी है, तो उन अदालतों ने वो पॉइंट्स नोट करके उनको कहा कि ये उस रेट में उठाए नहीं गए, जिनकी बेसिस पे उन्होंने एमडी कैट के इम्तिहान रोक दिए और इनको नेशनल मेडिकल एंड डेंटल बोर्ड और नेशनल मेडिकल अथॉरिटी को नोटिफाई भी करना पड़ा और उनसे अप्रूवल भी लेनी पड़ी। बिल्कुल इसी तरह इसमें चंद नुकात ऐसे हैं कि अगर वो क्लास साहबान ने नहीं उठाए तो वो इन पॉइंट्स को रेज करेंगे तो अदालत से केस हारने का कोई चांस नहीं है। मैं चूंकि लीगल पॉइंट्स कवर करने हैं तो इसलिए उनको नीचे देख के शायद पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले तो हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सेक्शन 13C की तरफ आते हैं। सेक्शन 13C कहता है, फॉर्मुलेट द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड फॉर द एमडी कैट फॉर अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। ये नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और उसका स्टैंडर्ड ऑफ एमडी कैट बना के देना है और काउंसिल ने अप्रूव करना है। आपको अगर याद है तो प्रेस रिलीज में वो कह चुके हैं कि हमने तो नेशनल मेडिकल बोर्ड और एमडी कैट को ये दिखाया ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये एक ऐसा जालिम पॉइंट है कि उनकी अपनी प्रेस रिलीज साथ लगाएं, साथ में ये 13C रेफर करें, तो इसी एक पॉइंट पे भी रेट का फैसला हो सकता है। जो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी का अगला इशू है कि उसमें मेंबर एग्जामिनेशन नहीं है, मेंबर आईटी नहीं है और मेंबर फाइनेंस नहीं है। उनको जिस तरह मैंने पीछे कहा वो छोड़ा गया या निकाला गया, उसके अलावा और भी स्टाफ छोड़ चुका है इनके आने के बाद। तो उस इशू को साइड पे रखते हुए हम आते हैं सेक्शन 16F पे कि नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट ऑल एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस एक्ट। एक दफा फिर सुन लें कि सेक्शन 16F के तहत नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने हैव टू कंडक्ट ऑल एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस एक्ट। तो ये नेशनल मेडिकल अथॉरिटी इम्तिहान नहीं करा रही है, तो आपने आउटसोर्स कर दिया। और आपने खुद कहा है अपनी रेट में कि हमने उनको दिखाया भी नहीं है, उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता ही नहीं है। लॉ कहता है कि वो करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। तो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी ने इम्तिहान कराना था, जो कि नहीं करा रही, और आपने आउटसोर्स कर दिया है। आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको डिले कर सकते थे, उसी तरह पुराने सिस्टम को जारी कर सकते थे कि जिस तरह हो रहा था वो नेशनल मेडिकल अथॉरिटी उसको सुपरवाइज कर सकती थी। लेकिन आपने तो कहा है कि हमने ना उनको दिखाया है ना बताया है, हमने ट्रांसपेरेंसी कायम की है और प्राइवेट पार्टी ने लिया है। चुनाचा ये इन दो कवानीन में अलहदा अलहदा एक एक पॉइंट रेज करके भी आपको कोर्ट में इसका रिलीफ मिल जाता है। कोई बात नहीं, नहीं मिला। अब आ जाए आप सेक्शन 18 की तरफ। सेक्शन 18, the authority shall conduct annually on a date approved by the council and as per standards approved by the board a single admission test, which shall be mandatory requirement for all students seeking admission to the medical and dental undergraduate program anywhere in Pakistan. सेक्शन 18(1) जो है वो ये कहता है कि सिंगल एग्जामिनेशन होगा। ये मैंने किसी और ने भी शायद टेकअप किया हो कि ये सिंगल एग्जामिनेशन होगा और कंडक्ट करेगी नेशनल मेडिकल अथॉरिटी। आपकी प्रेस ब्रीफिंग कहती है कि जी हमने उनको नहीं दिखाया। ये दोनों चीजें साथ साथ रखें, जैसे आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। सेक्शन 2 जो इसका सेक्शन 18 का पार्ट 2 है, वो सिर्फ उतनी उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये मैंडेटरी है कि जब आपको डिग्री दी जाए तो आपने ये पास किया हो। अब आ जाएं, अगर आपने केस लड़ना है तो सेक्शन 18 का पार्ट 3 इतना डिस्क्रिमिनेटरी है, इतना डिस्क्रिमिनेटरी है कि इसको चैलेंज करने वकला को चैलेंज करना चाहिए। और अगर ये वकला चैलेंज करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी डिस्क्रिमिनेशन है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। और फिर प्राइवेट सेक्टर में विद इन प्राइवेट सेक्टर डिस्क्रिमिनेशन है। मैं पढ़ लूं फिर आपको बताता हूं। द एडमिशन टू मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय regulated as per policy of the provincial government strictly on merit, and admission in medical colleges shall be in accordance with the criteria and requirements stipulated by the private colleges at least 1 year in advance of admission, including any additional entrance test as may be conducted by a private college, subject to any condition imposed by the relevant university to which such college is affiliated, provided that the marks obtained by a student in the MDCAT conducted by the authority shall constitute a minimum of 50% of the weightage for the purpose of admission in public college. इसमें 3 चीजें हैं, एक दफा फिर गौर करें। The admission to medical and dental program conducted by and regulated as per policy of the provincial government strictly on merit, ये है पब्लिक सेक्टर के लिए। और admission in medical colleges shall be in accordance with the criteria and requirements stipulated by the private colleges at least 1 year in advance of admission, including any additional entrance test as may be conducted by a private college, subject to any condition imposed by the relevant university to which the college is affiliated.
provided that the marks obtained by a student in MCAT conducted by the authority shall constitute a minimum of 50% of the weightage for the purpose of admission in public college. आसान लफ्जों में यह है कि जो पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं उनमें तो इसकी वेटेज 50% होगी, और उनकी जो पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी वो उस गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत एडमिशन होगा कि उन्होंने इंटरमीडिएट के कितने रखने हैं, 50% इसके हैं, 50% उनके हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द मेरिट करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक तो ये है कि एक एक कॉलेज अलग-अलग बताएगा, सिर्फ इतनी कंडीशन है कि वो 1 साल पहले बताएगा कि हमारा क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन ये नहीं है कि सारे कॉलेजेस का एक क्राइटेरिया होगा। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के कॉलेजेस, अब प्राइवेट कॉलेजेस अपना और क्राइटेरिया रख सकते हैं, सिंध के और रख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और बलोचिस्तान का और रख सकता है, ये आपने इजाजत दे दी है। अच्छा, अब सूबे के लेवल पे भी नहीं, इंडिविजुअल कॉलेज, अगर एक सूबे में 10 कॉलेज हैं और वो अपने 1 साल एडवांस पहले बता देते हैं ये हमारा क्राइटेरिया होगा, तो बाई लॉ यू हैव टू एक्सेप्ट। वो कहते हैं कि हमने इनका रिटर्न टेस्ट लेना है, एक कॉलेज कहता है मैं रिटर्न टेस्ट लूंगा, दूसरा कॉलेज कहता है मैं रिटर्न टेस्ट नहीं लेता, तीसरा कॉलेज कहेगा कि जी मैंने उसमें से जिस तरह इन्होंने पहले कहा एप्टीट्यूड टेस्ट है वो देखना है, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, वो ऐसी चीजें देखेगा, वो अपना मेरिट बनाएगा। तो आपका एक सूबे में प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक मेरिट नहीं होगा। वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी ये हमारा क्राइटेरिया है, हमने इस क्राइटेरिया पे जज किया है, और वो आपको जो इन्होंने रेगुलेशन बताए हैं, लॉ में डिस्क्रिमिनेशन है। जो प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का और लॉ है, फिर प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल कॉलेजेस का और लॉ है। तो जब आप इतनी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो जो आपका मैंडेट है कि आप बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, वो कैसे होगा? तो ये चंद ऐसे पॉइंट्स थे जो मेरा ख्याल है अगर वो क्लास एबान उठाएं, उसको देखें, डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, इस पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ये बच्चे जो को इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके साथ आज चूँकि फेसबुक पे उनको ऐसा फीडबैक नहीं मिला कि उनके साथ क्या सलूक हुआ है या आज उन्होंने क्या किया है, तो उसके बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वीलॉग करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।